क्या आपको याद है वो दौर जब फिल्मों में बड़े बड़े सेट, महंगे कपड़े और जबरदस्त एक्शन से ज्यादा सादगी और रिश्तों की कहानी लोगों के दिलों को छूती थी। इसी दौर में साल 1982 में आई फिल्म नदिया के पार ने कुछ ऐसा कमाल किया जिसे आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। इस फिल्म में न तो कोई बहुत बड़ा स्टार था, न ही कहानी में कोई भारी भरकम चमक दमक, फिर भी नदिया के पार लोगों के दिल में ऐसी जगह बना गई कि आज इतने साल बाद भी इसके गाने, इसके किरदार और इसकी कहानी लोगों को याद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे कई ऐसी बातें छिपी हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। फिल्म के कलाकारों से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं, फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं और इस फिल्म की कामयाबी की कहानी में कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें जानने के बाद आपको नदिया के पार फिल्म एक बार फिर से देखने का मन करेगा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि नदिया के पार से जुड़ी एक ऐसी बात भी है जिसने बाद में इसी कहानी को एक बिल्कुल नए अंदाज में लोगों के सामने ला दिया था। तो अगर आपने बचपन में नदिया के पार देखी है या फिर आप पुरानी फिल्मों के दीवाने हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे नदिया के पार के ऐसे अननोन फैक्ट्स और दिलचस्प किस्से जो इस फिल्म को सिर्फ एक पुरानी फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक बनाते हैं। नंबर 1, साल 1982 में रिलीज हुई नदिया के पार उस समय की सबसे पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक थी। यह फिल्म दर्शकों को इतनी पसंद आई कि इसे साल की सबसे सफल फिल्मों में गिना गया। कई बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म 1982 की टॉप 5 सफल फिल्मों में शामिल रही थी और कुछ सूचियों में इसे 5वां स्थान भी दिया गया है। हालांकि फिल्म की कमाई और रैंकिंग को लेकर अलग अलग स्रोतों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कमाई के हिसाब से नदिया के पार साल 1982 की 19वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर स्रोत बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अलग तरीके से गिनता है। कुछ लोग केवल भारत में हुई कमाई को गिनते हैं, जबकि कुछ कुल कमाई या दूसरे आंकड़ों को भी शामिल करते हैं। इसी वजह से फिल्म की रैंकिंग अलग अलग जगहों पर अलग दिखाई देती है। साल 1982 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा सफलता हासिल करने वाली फिल्मों में दिलीप कुमार की विधाता सबसे आगे रही। इसके बाद राज कपूर के निर्देशन में बनी प्रेम रोग ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। तीसरे स्थान पर अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म नमक हलाल रही, जिसने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं खुद्दार भी उस साल की सफल फिल्मों में शामिल रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुई। इन बड़ी फिल्मों और बड़े सितारों के बीच नदिया के पार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। यह फिल्म किसी बड़े बजट या भव्य सेट के कारण नहीं, बल्कि अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली कहानी की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल रही। गांव की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म के रिश्ते, भावनाएं और पारिवारिक माहौल दर्शकों को अपने जीवन के बहुत करीब लगे। फिल्म में कलाकारों का सहज और प्राकृतिक अभिनय भी इसकी सफलता की बड़ी वजह बना। कहानी इतनी सरल और भावनात्मक थी कि हर उम्र के दर्शक इससे जुड़ गए। यही कारण है कि रिलीज के कई दशक बाद भी नदिया के पार को लोग उतने ही प्यार से याद करते हैं जितना उसके रिलीज होने के समय किया था। इस फिल्म की सफलता यह साबित करती है कि किसी फिल्म को हिट बनाने के लिए केवल बड़े सितारे, महंगे सेट या भारी भरकम बजट ही जरूरी नहीं होते। अगर कहानी दिल को छूने वाली हो, भावनाएं सच्ची हो और कलाकार अपने किरदारों को ईमानदारी से निभाएं, तो एक साधारण फिल्म भी इतिहास बना सकती है। नदिया के पार इसका सबसे अच्छा उदाहरण मानी जाती है और यही वजह है कि आज भी यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। नंबर 2, नदिया के पार फिल्म की कहानी उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन और वहां की पारिवारिक परंपराओं पर आधारित थी। फिल्म के निर्माता और निर्देशक चाहते थे कि पर्दे पर दिखने वाला गांव बिल्कुल असली लगे, ताकि दर्शक कहानी से आसानी से जुड़ सकें। इसी वजह से शूटिंग के लिए ऐसी जगह की तलाश की गई जहां उत्तर भारतीय गांवों की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता को वास्तविक रूप में दिखाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को चुना गया, जो अपनी ग्रामीण संस्कृति और खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। फिल्म की अधिकांश शूटिंग जौनपुर जिले की केराकत तहसील के विजयपुर और राजेपुर गांवों में की गई थी। इन गांवों का शांत माहौल, कच्चे रास्ते, खेत खलिहान और पारंपरिक जीवन शैली फिल्म की कहानी के लिए बिल्कुल उपयुक्त साबित हुए। ये दोनों गांव गोमती और सई नदियों के किनारे बसे हुए हैं। फिल्म में दिखाई गई नदी और उसके आसपास का वातावरण इसी क्षेत्र की प्राकृतिक खूबसूरती से प्रेरित था।
खास बात यह है कि इसी इलाके में सई और गोमती नदियां एक दूसरे से मिलती हैं, जिससे यहाँ का दृश्य और भी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म के कई यादगार दृश्य इन्हीं गांवों और नदी किनारों पर फिल्माए गए थे। यही वजह है कि नदिया के पार देखते समय दर्शकों को एक असली गांव का एहसास होता है। फिल्म में दिखाई गई मिट्टी की खुशबू, गांव की सादगी और प्राकृतिक नजारे किसी सेट पर तैयार नहीं किए गए थे, बल्कि वास्तविक स्थानों पर फिल्माए गए थे। यही वास्तविकता नदिया के पार की सबसे बड़ी ताकत बनी। फिल्म ने न सिर्फ अपनी कहानी और कलाकारों के अभिनय से लोगों का दिल जीता, बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन को बेहद सादगी और खूबसूरती के साथ बड़े पर्दे पर पेश करके भी दर्शकों की यादों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। नंबर 3, जिस स्थान पर नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई थी, यानी जौनपुर जिले की कैराकत तहसील के गांवों में, वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार फिल्म की शूटिंग करीब 1.5 से 2 महीने तक चली थी। इस दौरान फिल्म की पूरी यूनिट गांव में ही रही और स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गई थी। कलाकारों और तकनीकी टीम ने गांव के माहौल को करीब से समझा, जिससे फिल्म में ग्रामीण जीवन की सादगी और वास्तविकता को बेहतर तरीके से दिखाया जा सका। शूटिंग के दौरान गांव के लोगों ने भी फिल्म यूनिट का भरपूर सहयोग किया। स्थानीय निवासियों ने न केवल शूटिंग के लिए जरूरी व्यवस्थाओं में मदद की, बल्कि फिल्म के कलाकारों और टीम के सदस्यों का भी खुले दिल से स्वागत किया। इसी कारण फिल्म के कई दृश्य इतने स्वाभाविक और वास्तविक दिखाई देते हैं। नंबर 4, गांव के बुजुर्गों और स्थानीय लोगों के बीच एक किस्सा आज भी काफी प्रसिद्ध है। उनके अनुसार जब नदिया के पार की शूटिंग की तैयारी चल रही थी, तब राजश्री प्रोडक्शन के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या ने गांव में शूटिंग करने के बदले कुछ धनराशि देने की इच्छा जताई थी। लेकिन फिल्म यूनिट से जुड़े राम जनक सिंह, जो उसी गांव के रहने वाले बताए जाते हैं, उनका मानना था कि अपने गांव में फिल्म की शूटिंग होना ही सबसे बड़ा सम्मान है। इसीलिए उन्होंने गांव की जमीन और स्थान उपलब्ध कराने के बदले कोई पैसा लेने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने गांव के हित और सम्मान को धन से अधिक महत्व दिया और बिना किसी शुल्क के शूटिंग की अनुमति दिलाने में मदद की। आज भी गांव के कई लोग इस घटना को गर्व के साथ याद करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग नहीं थी, बल्कि ऐसा अवसर था जिसने उनके गांव को पूरे देश में पहचान दिलाई। यही वजह है कि नदिया के पार का नाम आते ही वहां के लोगों के मन में आज भी विशेष अपनापन और गर्व की भावना दिखाई देती है। नंबर 5, गांव के लोगों के अनुसार जब नदिया के पार फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब वहां रोज बड़ी संख्या में लोग शूटिंग देखने के लिए पहुंच जाते थे। उस समय फिल्मों की शूटिंग गांवों में बहुत कम होती थी, इसलिए स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के इलाकों के लोग भी कलाकारों और फिल्म यूनिट को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। शूटिंग के दौरान कई बार इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती थी कि व्यवस्थाएं संभालना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पुलिस की तैनाती की जाती थी। पुलिस का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना था कि भीड़ शूटिंग में कोई बाधा न डाले और कलाकारों व तकनीकी टीम को अपना काम करने में किसी तरह की परेशानी न हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी भीड़ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती थी या लोगों को संभालना मुश्किल होने लगता था, तब पुलिस स्थिति को नियंत्रित करती थी। पुलिस की मौजूदगी की वजह से शूटिंग का काम सुचारू रूप से चलता रहा और फिल्म यूनिट को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। गांव वालों के लिए वह समय किसी उत्सव से कम नहीं था। हर दिन लोग शूटिंग देखने के लिए उत्साह के साथ पहुंचते थे और अपने सामने फिल्म के दृश्य फिल्माए जाते हुए देखते थे। यही कारण है कि नदिया के पार की शूटिंग से जुड़ी ये यादें आज भी वहां के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है और वे उस दौर को बड़े गर्व के साथ याद करते हैं। नंबर 6, नदिया के पार की एक सबसे खास बात इसकी भाषा और सांस्कृतिक विविधता है। फिल्म में अवधी और भोजपुरी बोली का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया, जिसने कहानी को और भी वास्तविक बना दिया। गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में संवाद और गीत स्थानीय संस्कृति के बेहद करीब महसूस होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के नायक सचिन मूल रूप से महाराष्ट्र से हैं, जबकि फिल्म के यादगार गीतों को अपनी आवाज देने वाले जसपाल सिंह पंजाब से थे। इसके बावजूद दोनों ने अपने काम को इतनी ईमानदारी और खूबसूरती से निभाया कि दर्शकों को सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक लगा। फिल्म से जुड़े कलाकार, गायक और तकनीकी टीम देश के अलग अलग हिस्सों से थे, लेकिन जब सभी ने मिलकर काम किया तो एक ऐसी फिल्म बनी जिसने भाषा, क्षेत्र और संस्कृति की सीमाओं को पार कर लिया।
यही वजह है कि नदिया के पार सिर्फ एक सफल फिल्म नहीं बनी, बल्कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी दर्शाने वाली एक यादगार कृति बन गई। यह फिल्म हमें दिखाती है कि प्रतिभा किसी एक भाषा, राज्य या क्षेत्र की मोहताज नहीं होती। जब अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलकर किसी काम को पूरी लगन और समर्पण से करते हैं, तो परिणाम कुछ ऐसा होता है जो वर्षों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। इसी कारण नदिया के पार को आज भी बड़े प्यार से याद किया जाता है। यह फिल्म वास्तव में अनेकता में एकता की भावना का एक सुंदर उदाहरण है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने मिलकर एक ऐसी कहानी को पर्दे पर उतारा जो आज भी दर्शकों के दिलों को छू लेती है। नंबर 7, जसपाल सिंह जी पंजाब से थे, लेकिन जब उनकी आवाज में सांची कहें तोरे आवन से हमरे और कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया जैसे गीत सुनाई देते हैं, तो कोई नहीं कह सकता कि ये गाने किसी पंजाबी गायक ने गाए हैं। उनकी आवाज में इतनी मिठास, सादगी और अपनापन था कि ऐसा लगता था जैसे कोई अवधी या भोजपुरी गायक ही ये गीत गा रहा हो। उन्होंने गीतों के शब्दों और भावनाओं को इतनी खूबसूरती से निभाया कि हर गाना सीधे लोगों के दिल तक पहुंच गया। नदिया के पार के गीतों की सफलता में जसपाल सिंह जी की आवाज का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी गायकी ने फिल्म के ग्रामीण माहौल को और भी सच्चा बना दिया। जब लोग उनके गाए हुए गीत सुनते हैं तो उन्हें गांव, खेत, नदी और वहां की सादगी याद आ जाती है। यही वजह है कि आज भी सांची कहें तोरे आवन से हमरे और कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया जैसे गीत लोगों की जुबान पर हैं। जसपाल सिंह जी ने अपनी मधुर आवाज से इन गीतों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उनकी गायकी इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि संगीत की कोई भाषा या सीमा नहीं होती, वह सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है। नंबर 8, नदिया के पार फिल्म का संगीत महान संगीतकार रविंद्र जैन जी ने तैयार किया था। उनके बनाए हुए गीत आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह बसे हुए हैं जैसे फिल्म के रिलीज होने के समय थे। इन गीतों में गांव की मिट्टी की खुशबू, रिश्तों की मिठास, सादगी और भावनाओं की गहराई साफ महसूस होती है। फिल्म का जब तक पूरे न हो फेरे 7 गीत, जिसे हेमलता जी ने गाया था, आज भी शादी विवाह के मौकों पर बड़े प्रेम से सुना जाता है। वहीं बबुआ ओ बबुआ में भी गांव की सादगी और अपनापन झलकता है। जसपाल सिंह जी की आवाज में गाया गया जोगी जी, धीरे धीरे और सांची कहें तोरे आवन से हमरे आज भी संगीत प्रेमियों के पसंदीदा गीतों में शामिल हैं। उनकी मधुर आवाज ने इन गीतों को एक अलग ही पहचान दी। इसी तरह सुरेश वाडकर जी का गाया हुआ गूंजा रे चंदन भी फिल्म के सबसे यादगार गीतों में गिना जाता है। वहीं हेमलता जी और जसपाल सिंह जी की आवाज में गाया गया कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया आज भी सुनने वालों को भावुक कर देता है। यह गीत फिल्म की पहचान बन चुका है और समय के साथ इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ी है। इन सभी गीतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें किसी तरह का दिखावा नहीं है। सरल शब्द, मधुर संगीत और दिल को छू लेने वाली भावनाएं इन गीतों को खास बनाती हैं। यही वजह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी नदिया के पार के गाने लोगों के दिलों में जिंदा हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन गीतों में से कोई न कोई गीत आपकी यादों से भी जुड़ा होगा। हो सकता है इन गीतों का नाम पढ़ते ही आपके मन में उनकी धुन बजने लगी हो और आप कुछ पल के लिए उन सुनहरे दिनों की यादों में खो गए हों जब ये गीत रेडियो, कैसेट या टीवी पर सुनाई दिया करते थे। यही तो इन गीतों की असली खूबसूरती है कि ये सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि यादों को भी फिर से जगा देते हैं। नंबर 9, नदिया के पार में ओंकार तिवारी का किरदार निभाने वाले अभिनेता इंद्र ठाकुर ने अपने सहज और स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। फिल्म में उनका किरदार भले ही ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से उसे यादगार बना दिया। दुर्भाग्य से इंद्र ठाकुर का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। साल 1985 में उनका निधन एक विमान दुर्घटना में हो गया। उनके असमय चले जाने की खबर ने फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों को गहरा दुख पहुंचाया। उस समय कई लोगों को लगा कि हिंदी सिनेमा ने एक प्रतिभाशाली कलाकार को बहुत जल्दी खो दिया। नदिया के पार में इंद्र ठाकुर ने जिस सादगी और ईमानदारी के साथ अपने किरदार को निभाया था वह आज भी दर्शकों को याद है। उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी बहुत स्वाभाविक लगती थी और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। हालांकि उनका फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका, लेकिन नदिया के पार में निभाया गया उनका किरदार आज भी उनकी पहचान बना हुआ है। फिल्म के प्रशंसक जब भी इस फिल्म को देखते हैं तो इंद्र ठाकुर के अभिनय को जरूर याद करते हैं। उनका काम इस बात का प्रमाण है कि एक अच्छा कलाकार अपने अभिनय से कम समय में भी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना सकता है। नंबर 10, नदिया के पार की अपार सफलता के कई साल बाद राजश्री प्रोडक्शंस ने इसकी कहानी और भावनाओं को
एक नए अंदाज में बड़े पर्दे पर पेश किया। साल 1994 में इस कहानी से प्रेरित फिल्म हम आपके हैं कौन बनाई गई, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में सलमान खान और माधुरी दीक्षित नजर आए। हालांकि हम आपके हैं कौन पूरी तरह से नदिया के पार की कॉपी नहीं थी, लेकिन दोनों फिल्मों की मूल भावना पारिवारिक रिश्ते, प्रेम, त्याग और परिवार के महत्व जैसे कई तत्व एक दूसरे से मिलते जुलते थे। जहां नदिया के पार की कहानी गांव के माहौल में दिखाई गई थी, वहीं हम आपके हैं कौन को अधिक आधुनिक और शहरी परिवेश में प्रस्तुत किया गया। नई पीढ़ी के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए फिल्म में भव्य सेट, रंग बिरंगे समारोह, कई गीत और बड़े सितारों को शामिल किया गया। इसके बावजूद फिल्म की आत्मा परिवार, रिश्तों और भावनाओं के इर्द गिर्द ही बनी रही, जो कभी नदिया के पार की सबसे बड़ी ताकत थी। दर्शकों ने हम आपके हैं कौन को भी उतना ही प्यार दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की और हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में शामिल हो गई। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चे रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित कहानियां हर दौर में लोगों के दिलों को छूती हैं। यही कारण है कि आज जब नदिया के पार और हम आपके हैं कौन का नाम लिया जाता है, तो दोनों फिल्मों को भारतीय सिनेमा की उन यादगार पारिवारिक फिल्मों में गिना जाता है, जिन्होंने अलग अलग दौर में दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया और अपनी अमिट छाप छोड़ी। नंबर 11, नदिया के पार फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखक केशव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखे गए चर्चित उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित है। यह रचना पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन, वहाँ की परंपराओं, पारिवारिक रिश्तों और सच्चे प्रेम को बहुत ही सरल और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। फिल्म में जो गांव का माहौल, लोगों की बोलचाल, रीति रिवाज और पारिवारिक संबंध दिखाई देते हैं, उनकी प्रेरणा इसी कहानी से ली गई है। यही कारण है कि फिल्म देखते समय सब कुछ बहुत वास्तविक और अपनेपन से भरा हुआ महसूस होता है। कोहबर की शर्त की तरह नदिया के पार भी रिश्तों की अहमियत, परिवार के प्रति समर्पण, प्रेम, त्याग और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। कहानी में किसी तरह का दिखावा नहीं है, बल्कि गांव के साधारण लोगों का जीवन और उनकी भावनाएं केंद्र में है। यही सादगी इस कहानी और फिल्म दोनों की सबसे बड़ी ताकत है। शायद यही वजह है कि नदिया के पार आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे प्यारी पारिवारिक फिल्मों में गिना जाता है। यह फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि गांव की संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और मानवीय रिश्तों का एक सुंदर चित्रण भी है। नंबर 12, जब नदिया के पार की शुरुआत हुई, तब राजश्री प्रोडक्शंस का समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी कुछ पिछली फिल्में उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, जिसके कारण कंपनी आर्थिक और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना कर रही थी। ऐसे माहौल में नई फिल्म बनाना भी एक बड़ा जोखिम माना जा रहा था। इसी दौरान फिल्म की मुख्य अभिनेत्री साधना सिंह ने इस परियोजना को लेकर अपना पूरा विश्वास बनाए रखा। कहा जाता है कि उन्होंने बरजात्या परिवार का हौसला बढ़ाया और इस फिल्म को पूरा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि कहानी में दम है और अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो दर्शक इसे जरूर पसंद करेंगे। आखिरकार फिल्म का निर्माण पूरा हुआ और जब नदिया के पार सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो उसने सभी उम्मीदों से बढ़कर सफलता हासिल की। गांव की सादगी, दिल को छू लेने वाली कहानी, मधुर संगीत और कलाकारों के शानदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म की सफलता ने न सिर्फ दर्शकों का प्यार हासिल किया, बल्कि राजश्री प्रोडक्शंस को भी नई ताकत और नई पहचान दी। एक समय जिस बैनर को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उसी बैनर का नाम फिर से पूरे फिल्म जगत में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। नंबर 13, नदिया के पार से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि फिल्म में निभाए गए मशहूर किरदार के लिए सबसे पहले सुरिंदर कौर सिंह पर विचार किया गया था। उस समय वह राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म पायल की झंकार की शूटिंग में व्यस्त थीं। बताया जाता है कि जब उन्हें इस फिल्म का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने अपनी छोटी बहन साधना सिंह का नाम सुझाया। उन्हें विश्वास था कि साधना इस भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकती है। उनकी इस सलाह को गंभीरता से लिया गया और साधना सिंह को ऑडिशन तथा स्क्रीन टेस्ट का मौका मिला। इसके बाद साधना सिंह का चयन फिल्म के लिए हो गया। फिल्म में उन्होंने गूंजा के किरदार को इतनी सादगी, मासूमियत और स्वाभाविकता के साथ निभाया कि दर्शक उनसे तुरंत जुड़ गए। उनकी मुस्कान, संवाद बोलने का अंदाज और सहज अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक बन गया। जब नदिया के पार रिलीज हुई तो साधना सिंह रातों रात दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गईं।
आज भी जब इस फिल्म का जिक्र होता है तो गूंजा के रूप में उनका अभिनय सबसे पहले याद किया जाता है। कहा जा सकता है कि अगर सुरिंदर कौर सिंह ने अपनी बहन का नाम न सुझाया होता तो शायद हिंदी सिनेमा को गूंजा जैसा यादगार किरदार और साधना सिंह जैसी प्यारी अदाकारा इस रूप में देखने को न मिलती। यही वजह है कि यह किस्सा नदिया के पार के सबसे दिलचस्प और यादगार किस्सों में गिना जाता है। नंबर 14, नदिया के पार में चंदन तिवारी का यादगार किरदार अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने निभाया था। अपनी सादगी, मासूमियत और शानदार अभिनय से उन्होंने इस किरदार को दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सचिन ने फिल्मी दुनिया में बेहद छोटी उम्र में कदम रखा था। उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार अभिनय शुरू कर दिया था। बचपन से ही उनकी अभिनय प्रतिभा लोगों का ध्यान खींचने लगी थी और उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। साल 1975 में रिलीज हुई शोले में सचिन अहमद नाम के किरदार में दिखाई दिए थे। उसी वर्ष आई गीत गाता चल में उन्हें पहली बार मुख्य नायक के रूप में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय युवा कलाकारों में शामिल कर दिया। इसके बाद सचिन ने बालिका बधू, अंखियों के झरोखों से, सत्ते पे सत्ता, अवतार और कई अन्य सफल फिल्मों में अपनी अभिनय प्रतिभा का परिचय दिया। हर फिल्म में उन्होंने अपने अलग अंदाज और स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। हिंदी फिल्मों के अलावा सचिन ने मराठी सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई मराठी फिल्मों में अभिनय किया और वहां भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी लोकप्रियता केवल बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं रही। फिल्मों के साथ साथ सचिन ने टेलीविजन की दुनिया में भी शानदार काम किया। उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों और कार्यक्रमों में अभिनय किया और निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली। एक अभिनेता, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में उन्होंने मनोरंजन जगत में अपनी अलग छाप छोड़ी। यही वजह है कि नदिया के पार के चंदन तिवारी के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनका अभिनय इतना सहज और स्वाभाविक था कि दर्शकों को लगता था जैसे वह सचमुच किसी गांव के सीधे साधे युवक की कहानी देख रहे हों। यही उनकी कला की सबसे बड़ी पहचान है। नंबर 15, नदिया के पार को बहुत ही सीमित बजट में बनाया गया था। बताया जाता है कि इस फिल्म का बजट लगभग 18 लाख रुपए था। उस दौर में यह कोई बड़ी या भव्य फिल्म नहीं मानी जाती थी, लेकिन इसकी कहानी, संगीत और कलाकारों के शानदार अभिनय ने इसे दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता हासिल की। कहा जाता है कि यह फिल्म कई सिनेमा घरों में लंबे समय तक चली और लगभग 136 हफ्तों तक दर्शकों का मनोरंजन करती रही। कम बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 5 करोड़ रुपए की कमाई करके सभी को हैरान कर दिया था। उस समय के हिसाब से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, लेकिन नदिया के पार की असली ताकत उसकी कमाई नहीं बल्कि उसकी सादगी थी। फिल्म में गांव की जिंदगी को बिना किसी दिखावे के बेहद स्वाभाविक तरीके से दिखाया गया। खेत खलिहान, नदी किनारे का माहौल, परिवारों के रिश्ते, शादी ब्याह की परंपराएं और लोगों का आपसी प्रेम दर्शकों को अपनेपन का एहसास कराता था। फिल्म की कहानी में बड़े बड़े ट्विस्ट या चमक दमक नहीं थी, फिर भी यह लोगों के दिलों तक पहुंच गई। इसकी वजह थी सच्ची भावनाएं, सरल किरदार और परिवार के महत्व को खूबसूरती से दिखाना। दर्शकों को ऐसा लगता था जैसे वे किसी फिल्म नहीं बल्कि अपने ही गांव और अपने ही लोगों की कहानी देख रहे हों। शायद यही कारण है कि रिलीज के कई दशक बाद भी नदिया के पार का जादू बरकरार है। आज भी जब यह फिल्म टीवी पर आती है या कहीं दिखाई जाती है तो लोग इसे उसी प्यार और अपनापन के साथ देखते हैं। यह फिल्म इस बात का शानदार उदाहरण है कि एक अच्छी कहानी और सच्ची भावनाएं किसी भी बड़े बजट से ज्यादा असर छोड़ सकती हैं। तो ये थे नदिया के पार फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अनजाने तथ्य और दिलचस्प किस्से जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी नदिया के पार की सादगी, इसके किरदार और इसके गाने लोगों के दिल में वैसे ही बसे हुए हैं। यही वजह है कि पुरानी फिल्मों की बात होती है तो इस फिल्म का नाम आज भी जरूर लिया जाता है। अगर आपको नदिया के पार से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही पुरानी फिल्मों के अनजाने किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जरूर बताइए आपने नदिया के पार फिल्म पहली बार कब देखी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पुरानी और यादगार फिल्म के कुछ ऐसे ही अनजाने किस्सों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।